आज के एपिसोड में हम सेक्शन 17 से डील करेंगे। सेक्शन 17 क्या कहता है? तो देखिए, सेक्शन 17 एक ऐसे सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है जहां पर जो आपकी सूट प्रॉपर्टी है वो अलग अलग जुरिस्डिक्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप कौन सी जुरिस्डिक्शन में जाके सूट डालेंगे? मान लीजिए ये आपकी सूट प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ये आ रही है अलग अलग जुरिस्डिक्शन में। पहली जुरिस्डिक्शन ये जो ब्लू हो गई, ये आ रही है जुरिस्डिक्शन ए में। ठीक है, ए की प्रॉपर्टी। उसके बाद ये दूसरी जुरिस्डिक्शन, तो ये जो रेड पार्ट है प्रॉपर्टी का, ये आ रही है दूसरी जुरिस्डिक्शन में, दैट इज बी। और उसके बाद आ जाता है आपका तीसरा पार्ट, जो कि एक छोटा सा पार्ट बचता है प्रॉपर्टी का, ये आ रहा है इस जुरिस्डिक्शन में, दैट इज जुरिस्डिक्शन सी। ठीक है, तो अब देखा जाए तो प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा एक सेकेंड यार, हाँ, प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा आ रहा है ए में, कुछ आ रहा है बी में और कुछ आ रहा है सी में। ठीक है, तो सेक्शन 17 ये कह रहा है कि भैया ऐसी स्थिति में आप कहीं पर भी किसी भी जुरिस्डिक्शन में सूट डाल सकते हैं जिसमें भी कुछ भी हिस्सा उस प्रॉपर्टी का आ रहा हो, लेकिन हमें पिक्यूनरी लिमिट का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। पिक्यूनरी लिमिट से मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, वैसे तो ये प्रॉपर्टी सारी एक है, इट इज नॉट डिवाइडेड प्रॉपर्टी, लेकिन मान लीजिए एक सेकंड के लिए, अपने एग्जाम्पल के लिए हम इसे एक डिवाइडेड प्रॉपर्टी मान लें, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ए में आ रहा है इसका 25% हिस्सा। ठीक है, और बी में आ रहा है इसका ऑलमोस्ट 70% हिस्सा, और सी में आ रहा है इसका 5% हिस्सा। वैसे तो ये प्रॉपर्टी एक ही है, ठीक है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं अपनी बात को समझने के लिए। और मान लीजिए इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ए में कितनी वैल्यू आ रही है? 25 लाख, बी में 70 लाख और सी में 5 लाख। और मान लीजिए जो प्लेंटिफ हैं वो सूट डाल रहे हैं जुरिस्डिक्शन सी में, तो जो जुरिस्डिक्शन सी में सूट डलेगा वो पिक्यूनरी लिमिट उसकी 5 लाख वाली कोर्ट में नहीं डलेगा। बेशक उस जुरिस्डिक्शन में आने वाली प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, जो उस जुरिस्डिक्शन में आ रही है, ये वाली प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू सिर्फ 5 लाख है, लेकिन जब हम सूट डाल रहे हैं तो हम पूरी प्रॉपर्टी को लेके डाल रहे हैं। इसलिए हमें सूट की पिक्यूनरी लिमिट कैसे तय करनी पड़ेगी? पूरी प्रॉपर्टी की कीमत लेते हुए, एंड दैट इज 1 करोड़। ठीक है, तो जब हम सी जुरिस्डिक्शन में डालेंगे, बेशक सी जुरिस्डिक्शन में उसका सिर्फ 5% हिस्सा आ रहा है जो कि 5 लाख की वैल्यू का हो सकता है, लेकिन हम सूट उस कोर्ट में डालेंगे जिसमें ये पूरी सूट प्रॉपर्टी की वैल्यू को सुनने का जुरिस्डिक्शन है। दैट इज वो कोर्ट जहां पर 1 करोड़ की पिक्यूनरी लिमिट की जुरिस्डिक्शन है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो इस वाले एग्जाम्पल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम कहां पर आती है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक है, ये फादर हैं, ये इनके बेटे हैं FS1, और ये इनके दूसरे बेटे हैं FS2। ठीक है, अब देखिए इनकी ना जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। एक तो इनका घर है, ये घर है भैया लखनऊ में। ठीक है, एक दूसरा घर है इनका, ये है पुणे में। और एक एग्रीकल्चर लैंड है जो कि सिचुएटेड है दिल्ली में। ठीक है, तो जो लखनऊ वाला घर है उसकी कीमत मान लीजिए 20 लाख रुपए है, पुणे वाले की भी 20 लाख मान लेते हैं, और दिल्ली वाले की 5 लाख मान लेते हैं। तो देखो, उस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं थी, जो हमने पहले वाला एग्जाम्पल किया जिसमें प्रॉपर्टी एक ही थी लेकिन वो अलग अलग जुरिस्डिक्शन में आ रही थी, तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप किसी भी जुरिस्डिक्शन में डाल लो, इसमें डाल लो या इसमें डाल लो, नो इशू। लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही है कि प्रॉपर्टी अलग अलग है, प्रॉपर्टी अलग अलग है और वो अलग अलग जगह पे हैं, और ये सूट डाला है इन्होंने, FS1 ने, जो पहला बेटा है, उन्होंने सूट डाला है पार्टीशन का। ये तीनों प्रॉपर्टी ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है।
अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, क्या इस सिचुएशन में सेक्शन 17 अप्लाई करेगा, क्योंकि यहां पे कॉम्पोजिट प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी जो थी वो एक ही थी, वो इकट्ठी थी, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले एग्जाम्पल में इसमें क्या हो रहा है, इसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं। तो क्या ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज के मामले में भी सेक्शन 17 अप्लाई करेगा? अगर अप्लाई करेगा तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन या तो लखनऊ में केस डाल सकते हैं, पुणे में भी डाल सकते हैं, या फिर दिल्ली में भी डाल सकते हैं, हम कहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर सेक्शन 17 अप्लाई नहीं करेगा तो हमें लखनऊ में अलग से डालना पड़ेगा जो कि इस घर को लेके होगा, पुणे में अलग से डालना पड़ेगा जो कि इस घर को लेके होगा, और दिल्ली में एग्रीकल्चर लैंड को लेके अलग से डालना पड़ेगा। तो ये जो अलग का चक्कर है ये पार्टीशन के कॉन्सेप्ट को ही निराधार कर रहा है, क्योंकि जो पार्टीशन होता है वो टोटल जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का पार्टीशन होता है, ठीक है। तो अगर हम अलग अलग जुरिस्डिक्शन में सूट डालेंगे पार्टीशन का, तो पार्टीशन लीगली और लॉजिकली हो ही नहीं पाएगा। तो भैया इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर्टी शब्द है, एक बार बेरेक्ट खोलिए, वहां से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। प्लीज टेक आउट सेक्शन 17। देखिए क्या कह रहा है ये, where a suit is to obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property, इमूल प्रॉपर्टी, और यहां पे शब्द क्या है, प्रॉपर्टी शब्द इस्तेमाल किया गया, दैट इज अ सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर है ना प्रॉपर्टी, अगर प्लूरल होता तो यहां पर क्या होता, प्रॉपर्टीज होता, ठीक है। तो यहां पर सिंगुलर शब्द का उपयोग किया गया है, लेकिन यहां पर तो प्रॉपर्टीज भाई मल्टीपल है, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3। तो अब हमें देखना है कि कॉज ऑफ एक्शन क्या कहता है इस पर्टिकुलर मामले में। कॉज ऑफ एक्शन क्या है, पार्टीशन है ना भाई, पार्टीशन के लिए जा रहे हैं हम, ठीक है। तो कॉज ऑफ एक्शन अगर सेम है, इफ द कॉज ऑफ एक्शन इज सेम, बेशक प्रॉपर्टीज मल्टीपल हो, वो सेक्शन 17 में कवर की जाएंगी। और यहां पर हमें मदद मिलती है जनरल क्लॉज एक्ट के सेक्शन 13 से, जो कहता है कि जहां पर प्रॉपर्टी शब्द आएगा तो उसको हम प्रॉपर्टीज रीड कर सकते हैं। जनरल क्लॉज एक्ट बेसिकली वहां पर डेफिनेशन देता है जहां पर कोई स्टैट्यूट साइलेंट होता है, तो वी गो टू द जनरल क्लॉज एक्ट और वहां से हम उस डेफिनेशन की इंटरप्रिटेशन को लेने की कोशिश करते हैं। तो जनरल क्लॉज एक्ट का जो सेक्शन 13 है वो कहता है कि जो यहां पर भी प्रॉपर्टी शब्द आए और उस पर्टिकुलर स्टैट्यूट में कोई उसको लेके एक्सप्लेनेशन क्लैरिटी ना हो, तो उसको प्रॉपर्टीज भी पढ़ा जा सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, यहां पर हम देखेंगे कॉज ऑफ एक्शन, अगर कॉज ऑफ एक्शन सेम है तो हम इन प्रॉपर्टीज को, बेशक ये प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, हम इसको सेक्शन 17 में ही डील करेंगे। और सेक्शन 17 में डील करने का मतलब है कि लखनऊ में भी डल सकता है, पुणे में भी डल सकता है, और दिल्ली में भी डल सकता है, जहां पर भी वो डालना चाहे, ठीक है। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूं, फिर आपको ये कॉम्पोजिट प्रॉपर्टी और मल्टीपल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो हुआ क्या, ए ने बी को पैसे दिए 50 लाख रुपए, इसके एवज में बी ने अपनी 2 प्रॉपर्टी मॉर्टगेज रख दी, 2 घर। एक घर सिचुएटेड है मुंबई में एंड अनदर हाउस इज सिचुएटेड इन दिल्ली, ठीक है। अब देखो ये 2 प्रॉपर्टी अलग अलग हो गई, सिंगल प्रॉपर्टी नहीं है, दीज आर 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वही फंडा अप्लाई करेंगे। हम देखेंगे कॉज ऑफ एक्शन कहां से आया है, कॉज ऑफ एक्शन तो मॉर्टगेज से है ना, और ये एक ही डील में दोनों प्रॉपर्टीज मॉर्टगेज की गई थी। ऐसा तो है नहीं कि ए ने बी को पहले दिए 25 लाख रुपए, उसमें उसने एक घर को दे दिया जो मुंबई वाला था, ऐसा तो नहीं हुआ ना। और दूसरे में उसने 25 लाख रुपए फिर से लिए और उसने इस बार दिल्ली वाले घर को दे दिया, ऐसा नहीं हुआ है। हुआ क्या है कि उसने एक ही डील में 50 लाख रुपए लिए हैं और मॉर्टगेज उसने एक ही बारी में ये दोनों घर कर दिए। तो जो कॉज ऑफ एक्शन है वो सेम है। तो अगर कॉज ऑफ एक्शन सेम होगा तो सेक्शन 17 अप्लाई हो जाएगा इन केस ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज आई एम टॉकिंग, क्योंकि कॉम्पोजिट प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी एक ही है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज का अगर आपको सवाल आ जाए तो आपको ये देखना है कि क्या इनका कॉज ऑफ एक्शन सेम है। अगर कॉज ऑफ एक्शन सेम है तो देन इट कैन बी ट्रीटेड अंडर सेक्शन 17, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम देखते हैं, उससे और ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी।
चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक मिस्टर ए थे जो कि हिंदू हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उनके पास पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह प्रॉपर्टी थी। तो उनके मरने के बाद जो प्रॉपर्टी है वो चली जाती है उनकी विडो के पास। तो प्रॉपर्टी कहाँ थी? प्रॉपर्टी नंबर 1 थी मुंबई में, 2 नंबर थी दिल्ली में, तीसरी ग्वालियर, चौथी इलाहाबाद, पांचवी पटना, छठी हैदराबाद, सातवीं कोलकाता और आठवीं चेन्नई। ये 8 जगह उनकी प्रॉपर्टी थी अलग अलग जगह पे। तो हुआ क्या कि विडो ने अगले 30-40 साल में ये प्रॉपर्टी अलग अलग व्यक्ति को दे दी। ठीक है, अलग अलग समय पे। जैसे मुंबई वाली प्रॉपर्टी दे दी मिस्टर ए को, दिल्ली वाली प्रॉपर्टी दे दी बी को, ग्वालियर वाली सी को। इसी तरीके से इन सबको ये प्रॉपर्टी अलग अलग टाइम पे दे दी गई। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ध्यान रखने लायक है कि जो ये ट्रांसफर था, ये मुंबई वाला जो ट्रांसफर है, दिल्ली वाला बी को गया, ग्वालियर वाला सी को गया, इनमें कोई भी कनेक्शन नहीं है। दे आर अनकनेक्टेड विद ईच अदर। मतलब ग्वालियर वाला जो ट्रांजेक्शन हुआ है सी के साथ और इलाहाबाद वाला जो डी का हुआ है, उनमें कोई भी किसी तरीके का कोई भी कनेक्शन आपस में नहीं है। अलग तारीख को हुआ है, पार्टीज अलग हैं, अलग ट्रांजेक्शन है, सब कुछ अलग है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी दे दी गई है। लेकिन अब क्या हुआ कि जो रिवर्जनर थे उन्होंने ये चैलेंज कर दिया। रिवर्जनर क्या होता है? रिवर्जनर ये होता है कि जिसके पास प्रॉपर्टी आनी थी, मान लीजिए विडो के बाद ये प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स के पास आनी थी। ठीक है, विडो ये प्रॉपर्टी नहीं बेच सकती थी, ये प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स के पास आनी थी विडो के मरने के बाद। तो ये मिस्टर एक्स हो गई रिवर्जनर। यहां पे इतना ही समझ लीजिए, बाकी टीपीएम से पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो जब मिस्टर एक्स ने ये चैलेंज करने चाहे ट्रांसफर, अब सवाल ये उठता है, अब भाई मिस्टर एक्स 8 जगह अलग अलग सूट दाखिल करें भाई, क्योंकि लोकेशन अलग अलग हो गई ना, मुंबई की अलग, दिल्ली की अलग, ग्वालियर की अलग, इन सब की अलग। या फिर वो एक ही सूट डाल दें किसी भी एक लोकेशन पे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए उन्होंने पटना में डाल दी सबको लेके। तो ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब यहां पर सेक्शन 17 अप्लाई करेगा। और अगर सेक्शन 17 अप्लाई नहीं करेगा तो उनको 8 सूट डालने पड़ेंगे अलग अलग जगह पर। तो अब आपको ये अपना दिमाग अप्लाई करके, लीगल माइंड अप्लाई करके ये बताइए कि यहां पर क्या एक जगह सूट डल सकती है या नहीं डल सकती। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई एंड फाइंड आउट द आंसर, और फिर मेरा आंसर आप आके सुन लीजिएगा। देखिए सीन क्या हो रहा है। मैंने आपको बार बार ये कहा कि भैया अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं तो कहानी इंपॉर्टेंट क्या है? कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि ये सारे ट्रांजैक्शन एक दूसरे से अनकनेक्टेड हैं, इनका एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब क्योंकि ये अनकनेक्टेड है तो इनका कॉज ऑफ एक्शन भी अलग हो गया। एंड बिकॉज देयर कॉज ऑफ एक्शन इज सेपरेट, तो इसका मतलब सेक्शन 17 अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 17 अप्लाई नहीं होगा तो उनको 8 सूट डालने पड़ेंगे अलग अलग जगह। जहां जहां का सूट है वहां पर उनको सूट डालना पड़ेगा जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। लेकिन मान लीजिए कॉज ऑफ एक्शन सेम के एग्जांपल देता हूं। आप देखो, ये जो मुंबई की प्रॉपर्टी है ना, ये दी है मिस्टर ए को। अब ध्यान से देखना, दिल्ली की प्रॉपर्टी भी मिस्टर ए को दी है, और भाई हैदराबाद वाली प्रॉपर्टी भी हम मिस्टर ए को दे देते हैं, और चेन्नई वाली प्रॉपर्टी भी मिस्टर ए को दी है। ठीक है, अब ये जो चारों प्रॉपर्टी हैं कौन कौन सी थी? चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई। देखो हुआ क्या, अब हम अपने एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करें। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। ठीक है, ये जो 4 प्रॉपर्टीज हैं ये दी गई है मिस्टर ए को, और एक ही ट्रांजैक्शन में एक ही डील हुई है। ऐसा नहीं कि भाई अलग अलग से डील हुई हो, जनवरी में दिल्ली खरीदी गई फिर मुंबई की खरीदी गई, नहीं, एक साथ एक ही डील में, एक ही सेल डील में ये चारों प्रॉपर्टीज ली गई। तो देखो यहां पर क्या हुआ, कॉज ऑफ एक्शन सेम हो गया। तो कम से कम अब मान लीजिए अगर ऐसी सिचुएशन होती तो जो ए का केस था, इनको लेके 1, 2, 3 और 4, इन चारों प्रॉपर्टीज को लेके कहीं एक जगह सूट दाखिल किया जा सकता है, क्योंकि यहां पे कॉज ऑफ एक्शन सेम है। बाकी चारों के लिए उसको वहीं पर जाना पड़ेगा जहां पर कॉज ऑफ एक्शन उसका बन रहा है, प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक है, तो अगर मैं इस एग्जांपल से आपको ये समझा रहा था कि कॉज ऑफ एक्शन कब सेम होगा, जब ये एक ही व्यक्ति को दी गई है, एक ही ट्रांजैक्शन में दी गई। ट्रांजैक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। व्यक्ति बेशक अलग अलग हो लेकिन ट्रांजैक्शन सेम होना चाहिए। एक ही ट्रांजैक्शन में जब वो दी गई होती तो वो कॉज ऑफ एक्शन सेम होता, और कॉज ऑफ एक्शन सेम होता तो फिर सेक्शन 17 वहां पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर, और विद दिस आर सेक्शन 17 इज कंप्लीट। अब देखते हैं सेक्शन 18।
अब हम शुरू करते हैं सेक्शन 18। ठीक है, सेक्शन 18 शुरू करने से पहले हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए यहाँ पर सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। ठीक है जी, ये सूट इंस्टीट्यूट यहाँ पर हो गया। जब सूट इंस्टीट्यूट हुआ तो जब डिफेंडेंट आए तो डिफेंडेंट ने कहा कि भैया आई ऑब्जेक्शन किस चीज़ का, कि आपकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है इस मामले को सुनने की। उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया। मैं दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ, किस चीज़ का ऑब्जेक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का, और कोई जुरिस्डिक्शन नहीं, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहा कि आपकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप इसको नहीं सुन सकते। अब जब ऑब्जेक्शन लगाए तो देखिए 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि ऑब्जेक्शन सही है, ऑब्जेक्शन जो लगाया वो सही है और जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो नहीं है कोर्ट की। तो ऐसे मामले में कोर्ट क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। जो प्लेंट फाइल की गई थी, रिटर्न दी प्लेंट। ठीक है, बोलेगा प्लेंटिफ को भैया अपनी प्लेंट पकड़ो, मैं ये मामला सुनने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, अपनी प्लेंट पकड़िए और उस कोर्ट में जाइए जहाँ पर ये मामला सुना जा सकता है, जिसकी भी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बनती है, आप उस कोर्ट में जाकर अपना मामला डाल लीजिए। मैं नहीं सुन सकता इसलिए मैं आपकी वापस कर रहा हूँ, रिटर्न दी प्लेंट। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि जो ऑब्जेक्शन है वो सही ना हो, जो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया वो सही ना हो। इसका क्या मतलब है कि भैया टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की और वो सुन सकता है, तो उसमें क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। ठीक है भैया, चलो सुनते हैं मामले को, क्या है मामला। और तीसरी एक सिचुएशन हो सकती है अनसर्टेनिटी की। ठीक है, तीसरी सिचुएशन क्या है, अनसर्टेनिटी। कोर्ट को अनसर्टेनिटी है कि उसके पास जुरिस्डिक्शन है या उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं, ये 3 ही ऑप्शन होंगे ना। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन अगर ठीक है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है तो रिटर्न हो जाएगा। ऑब्जेक्शन अगर गलत है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, तो मामले को प्रोसीड करेंगे। समस्या आती है कि अगर अनसर्टेनिटी है तो अब क्या करें। भाई अनसर्टेनिटी है तो क्या कोर्ट इस मामले को आगे चला सकता है, क्या यहाँ पर सुनवाई कर सकता है? इसका जवाब हमें मिलता है सेक्शन 18 के सबसेक्शन 1 से, जो ये कहता है कि जब ऐसा मामला आता है कि अनसर्टेनिटी है जुरिस्डिक्शन को लेकर, ठीक है, अनसर्टेनिटी है जुरिस्डिक्शन को लेकर, तो कोर्ट उस मामले में प्रोसीड कर सकता है, लेकिन वो 2 कंडीशन लगा देता है। कौन सी है वो 2 कंडीशन? प्लीज ओपन योर बेयर एक्ट एंड टेक आउट सेक्शन 18। देखिए क्या कह रहा है ये, 18 का 1 देखते हैं। It is alleged to be uncertain within the local limits of the jurisdiction of which of the 2 or more court any immutable property situated। ठीक है, अनसर्टेनिटी है कि भैया एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इस कोर्ट में आती है या इस कोर्ट में आती है, किसकी जुरिस्डिक्शन में आती है, उसके बारे में कोई अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो अब वो कह रहा है इफ सेटिस्फाइड दैट देयर इज ग्राउंड फॉर अलेज्ड अनसर्टेनिटी रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट एंड देयर अपॉन प्रोसीड टू एंटरटेन एंड डिस्पोज ऑफ एनी सूट रिलेटिंग टू दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कह रहा है कि वो प्रोसीड कर सकता है। प्रोसीड, इसको मार्क कर लीजिए, प्रोसीड टू एंटरटेन एंड डिस्पोज ऑफ एनी सूट। कंडीशंस बोल रहा था मैं, कौन सी कंडीशंस हैं, देखिए यहां पर मार्क कीजिएगा। इफ सेटिस्फाइड दैट देयर इज ग्राउंड फॉर अलेज्ड अनसर्टेनिटी, दिस इज कंडीशन नंबर 1। कोर्ट को ये सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर अनसर्टेनिटी। ऐसा नहीं कि अनसर्टेनिटी थी ही नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसा ना हो कि अनसर्टेनिटी है ही नहीं, क्लियर कट है, या तो भाई जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। इन 2 मामलों में कोर्ट 18(1) अप्लाई नहीं करेगा। किन में अप्लाई करेगा? जब अनसर्टेनिटी है, और अनसर्टेनिटी कब मानी जाएगी? व्हेन देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर अनसर्टेनिटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्या कहते हैं, और दूसरी कंडीशन ढूंढते हैं अपनी। दूसरी कंडीशन आती है कॉमा करके, जो है ये दूसरी कंडीशन, रिकॉर्ड आ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट। वो उस अनसर्टेनिटी को रिकॉर्ड करेंगे और फिर वो बेशक प्रोसीड कर दें। ठीक है, तो मैंने क्या 2 आपको कौन सी कंडीशन बताई? पहली कंडीशन तो आपको ये हो गई दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर अनसर्टेनिटी, रीजनेबल ग्राउंड फॉर अनसर्टेनिटी। ठीक है, और आपकी दूसरी कंडीशन क्या हो गई? दूसरी कंडीशन आपकी हो गई कि ही विल रिकॉर्ड द अनसर्टेनिटी एंड द ग्राउंड्स, द अनसर्टेनिटी एंड द ग्राउंड्स। रिकॉर्ड से मेरे कहने का मतलब है पूरा बाकायदा जो प्रोसीडिंग है उसमें जो भी फाइल उनकी बन रही हुई है, चल रही है, उसमें वो उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे कि हाँ भैया यहाँ पर अनसर्टेनिटी थी। ठीक है, तो जब अनसर्टेनिटी थी और उन्होंने ये 2 कंडीशन पूरी कर दी,
पहली कौन सी, सेटिस्फेक्शन की देयर आर रीजनेबल ग्राउंड, और दूसरी बात उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो अब आप प्रोसीडिंग को चला लीजिए भैया, अब हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप इस प्रोसीडिंग को चलाइए। अब सोच के देखिए, मान लीजिए यहां पर आकर, अभी ट्रायल चल रहा है, यहां पर आकर कोर्ट को सर्टेन हो गया कि नहीं यार मेरी तो जुरिस्डिक्शन नहीं थी। इस दौरान तो देखिए ये जो फेज था ना, यहां पर तो थी अनसर्टेनिटी, कोर्ट वाज नॉट श्योर, लेकिन यहां पर आकर सर्टेनिटी आ गई कि हाँ यार मेरी अनसर्टेनिटी तो नहीं, मेरी जुरिस्डिक्शन तो नहीं थी। तो अब क्या करेगा, अब कोर्ट कोई दिक्कत नहीं है, इसको प्रोसीड कर देगा, बिकॉज जो अनसर्टेनिटी हमें चाहिए वो एट द इंसेप्शन चाहिए। अगर बीच में आकर हमें चीजें क्लियर हो जाती हैं और पता चलता है कि जुरिस्डिक्शन नहीं थी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उस सूट को आगे चला सकते हैं, बिकॉज व्हाट वी आर कंसर्न विद इज द अनसर्टेनिटी एट द इंसेप्शन। ठीक है, लेकिन फिर भी डिपेंड्स ऑन द प्रूडेंस ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट उस स्टेज पर है, मान लीजिए ये जो स्टेज मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, ये वो स्टेज है जहां पर सूट को रिटर्न किया जा सकता है, तो कोर्ट रिटर्न भी कर सकता है। लेकिन मान लीजिए वो स्टेज जा चुकी है, ट्रायल काफी आगे जा चुके हैं, एविडेंसेस हो चुके हैं, तो दोबारा से क्यों एक फ्रेश सूट, या दोबारा से क्यों हमें पूरी कार्रवाई करनी है, या क्यों दूसरी कोर्ट को जाना है। तो उस मामले में द कोर्ट विल कंटिन्यू विद द प्रोसीडिंग एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम विद द प्रोसीडिंग्स विल नॉट बी सेट असाइड बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट। ठीक है, रिकॉर्ड क्या करेगा कि भैया रीजनेबल ग्राउंड था, और इसलिए रीजनेबल ग्राउंड था अनसर्टेनिटी का, और ये अनसर्टेनिटी है और मैं इसमें प्रोसीड कर रहा हूं, ये रिकॉर्ड कर लिया। अब सवाल ये उठता है, मान लीजिए रिकॉर्ड ना करे तो, अनसर्टेनिटी तो थी लेकिन कोर्ट से गलती हो गई, कोर्ट ने उस अनसर्टेनिटी को रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या होगा। अब इसका जवाब मिलता है हमें सेक्शन 18 के सबसेक्शन 2 में। देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 18 का सबसेक्शन 2। प्लीज टेक आउट योर बेरेक्ट यार। देखिए, वेयर अ स्टेटमेंट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1, जो सबसेक्शन 1 में स्टेटमेंट बोली थी अनसर्टेनिटी की, उसके रीजंस वो आपने रिकॉर्ड नहीं किया, एंड एन ऑब्जेक्शन इज टेकन बिफोर। अच्छा, ये मैं आपको बताना भूल गया, मैं ये कह रहा हूं कि अनसर्टेनिटी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया, यहां पे बताता हूं। देखिए क्या हुआ, ये अनसर्टेनिटी यहां पर ऑब्जेक्शन लगा दिया है। ठीक है, शुरुआत में ही डिफेंडेंट ने ऑब्जेक्शन लगा दिया। जब डिफेंडेंट ने ऑब्जेक्शन लगाया तो अब हमारा ट्रायल आगे चल रहा है, अनसर्टेनिटी है यहां पर कि इसकी जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, लेकिन उसने रिकॉर्ड नहीं की, कोर्ट ने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की, और ये भैया आ गया फाइनल डिसीजन। अब फाइनल डिसीजन पर या तो वो अपील में चला जाए या वो रिवीजन कोर्ट में चला जाए। तो सवाल ये है कि अब क्या होगा, विल इट बी सेट असाइड, जो डिसीजन आया है क्या वो सेट असाइड हो जाएगा क्योंकि उसने रिकॉर्ड नहीं किया। इसका जवाब हमें ढूंढना है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि अगर वो अनसर्टेनिटी थी या नहीं थी वो छोड़ते हैं, अभी मान लीजिए अनसर्टेनिटी थी लेकिन उसने रिकॉर्ड नहीं किया। यहां पर दो कंडीशन थी ना, कि देयर शुड बी रीजनेबल ग्राउंड फॉर अनसर्टेनिटी एंड देयर ही शुड रिकॉर्ड द सेम। ग्राउंड तो था लेकिन उसने रिकॉर्ड नहीं किया। अब रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या इस बात पर क्या वो सूट सेट असाइड हो जाएगी जब हम अपील में या रिवीजन में जाएंगे। इसका जवाब हमें ढूंढना है। आज ये वापस 18(2) पर देखिए क्या कह रहे हैं 18(2). And an objection is taken before an appellate or revisional court that a decree or order in a suit relating to such property was made by a court not having jurisdiction where the property is situated. The appellate or revision court shall not allow the objection unless it in its opinion, यहाँ से mark कर लीजिए, the appellate or the revisional court shall not allow the objection unless in its opinion there was at the time of the institution of suit no reasonable ground for uncertainty. इसको नंबर 1 मार्क कर लीजिए। एज टू द कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन विद रिस्पेक्ट देयरटू, एंड इसको नंबर 2 मार्क कर लीजिए। देयर हैज बीन ए कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। क्या बोल रहा है, मैंने पढ़ तो दिया आपके सामने, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैं पढ़ते वक्त यही सोच रहा था कि आई एम जस्ट रीडिंग द बेरेक्ट, जो कि इट्स नॉट अ नाइस थिंग एज अ टीचर को मतलब स्ट्रेट अवे बेरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, उसको बेरेक्ट का एक एक मतलब शब्द समझाना चाहिए। तो मैं अभी समझा देता हूँ आपको, मैं वो फ्लो में पड़ गया उसको। ठीक है, चलिए मैं ये बोल रहा था आपको कि भाई यहाँ पे समझाता हूँ। हाँ, मैं एक तो ना ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी मुझसे मिस हो गई थी। कौन सा कलर लें, ये वाला कलर लेते हैं। देखो
मैंने ये कहा था ना फाइनल डिसीजन के बाद चले जाएं अपील या रिवीजन में, ज़रूरी नहीं है फाइनल डिसीजन के बाद जाएं, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं किसी ऑर्डर के अगेंस्ट। ठीक है, ये तो फाइनल डिसीजन आ गया, लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है देखिए, अ डिक्री और ऑर्डर इन अ सूट। ठीक है, डिक्री के अगेंस्ट तो जा ही सकते हैं, लेकिन ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप जा सकते हैं। कुल मिला के अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, जो डायरेक्ट मैंने आपके सामने पढ़ा है उसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो वो ये कह रहा है भाई 18(1) में ना आपकी दो जिम्मेदारी लगाई थी। पहली तो ये कि आपके पास रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए कि अनसर्टेनिटी है। किस चीज़ की अनसर्टेनिटी? कि मेरी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बनती है या नहीं बनती। ठीक है, दूसरा आपको रिकॉर्ड करना है कि अनसर्टेनिटी है और उसके रीजंस रिकॉर्ड करने हैं। तो मैंने आपसे कहा भैया आपने ये रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, रिकॉर्ड नहीं किया तो जब आप अपील में जाएंगे इसके ऑब्जेक्शन को लेके, या आप रिवीजन में जा रहे हैं किसी ऑर्डर को लेकर या डिक्री ऑर्डर को लेकर, तो क्या जो अपीलेट और रिविजनल कोर्ट है क्या वो जाते ही डिक्री या ऑर्डर को सेट असाइड कर देगी? द आंसर इज नो। दो टेस्ट पास करने पड़ेंगे। अगर ये दो चीजें हो जाती हैं तो ही वो डिक्री सेट असाइड होगी। पहली कि वॉज देयर एनी अनसर्टेनिटी एट द इंसेप्शन? भाई कोई बात नहीं, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन क्या अनसर्टेनिटी थी या नहीं थी? अगर अनसर्टेनिटी थी तो बेशक रिकॉर्ड ना करे, कोई बात नहीं, हम माफी दे देते हैं। जस्टिस इज प्रोसीजर इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस। ठीक है, प्रोसीजर इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस। ये सीपीसी पढ़ते वक्त हम ये कोटेशन बार बार पढ़ते हैं कि भैया हमारे लिए इंपॉर्टेंट जस्टिस है, प्रोसीजर नहीं है। ये तो प्रोसीजर था ना कि आपको रिकॉर्ड करना है, दिस वाज ए प्रोसीजर। क्या ये जस्टिस से ऊपर है? बिल्कुल भी नहीं है, ये जस्टिस से ऊपर नहीं है ना प्रोसीजर। तो अगर अनसर्टेनिटी थी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सेट असाइड नहीं करेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है कि कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है या नहीं हुआ। अगर ये दोनों कंडीशन होंगी, देखिए यहां पर ना एंड शब्द का उपयोग है, एंड मार्क दिस, ये रहा एंड। ठीक है, जब ये दोनों कंडीशंस पूरी होंगी तभी वो ऑर्डर या डिक्री सेट असाइड होगा। ठीक है, एंड तो देखिए मान लीजिए कोई मामला आया, अब इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक मामला आता आपके पास जिसमें टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की अनसर्टेनिटी है। ठीक है, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, उस अनसर्टेनिटी को रिकॉर्ड नहीं किया जो 18(1) में कही गई है। तो अब जब अपील में मामला गया है तो कोर्ट क्या चेक करेगा? क्या अनसर्टेनिटी थी? बेशक रिकॉर्ड ना किया हो, हाँ जी अनसर्टेनिटी तो थी। अगर अनसर्टेनिटी थी तो भैया कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो मामले में कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सेट असाइड नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। जुरिस्डिक्शन नहीं थी, अनसर्टेनिटी कोई बात नहीं, अनसर्टेनिटी थी, रिकॉर्ड नहीं किया, कोई बात नहीं, चलने दो मामले को। ठीक है, दूसरा कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, ये दोनों जब आप प्रूव करेंगे तब जाके आप उस सूट को सेट असाइड कर सकते हैं। देखिए ये क्या होता है कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। अब देखा जाए तो जो पार्टी हारेगी वो हमेशा ये कहेगी मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ। क्या वो कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस होता है? नहीं। पार्टी को ये प्रूव करना पड़ेगा साहब मैं अपने आप को अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाया क्योंकि वहां पर मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड करवा पाया, वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मुझसे दूर थी, कुल मिला के मैं अपने आप को अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाया, जिसके कारण कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हो पाया। दिस इज कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, दैट द पार्टी वॉज नॉट एबल टू डिफेंड हिमसेल्फ, because of which it has resulted in failure of justice to him, which has resulted in injustice to him. This is what consequent failure of justice is. तो I hope this is clear. 18(2) ये कह रहा है अगर रिकॉर्ड नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेट असाइड नहीं होगा। सेट असाइड सिर्फ और सिर्फ दो सिचुएशन में होगा, when there was no uncertainty, अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं कि कोई अनसर्टेनिटी नहीं थी प्लस कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ। ये जब दोनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी, अनसर्टेनिटी भी नहीं थी और कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस भी हुआ है, तभी जाकर वो सूट वो डिक्री या ऑर्डर सेट असाइड किया जा सकता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर।
अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, उनसे फंडा और क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 1, देखिए प्रॉब्लम, पहली वाली प्रॉब्लम के ना फैक्ट समझिए क्या है। टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन उस कोर्ट की नहीं थी, ठीक है। अनसर्टेनिटी जूरिसडिक्शन में थी, मतलब द कोर्ट वाज अनसर्टन कि मेरी जूरिसडिक्शन है या नहीं। रिकॉर्डिंग जो 18(1) में कही गई है वो की गई है, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए मान लीजिए सूट डला, यहाँ पर ऑब्जेक्शन हो गया। ऑब्जेक्शन के बाद कोर्ट वाज अनसर्टन कि भाई मेरी जूरिसडिक्शन है या नहीं है, ठीक है। प्लस उसने रीजंस को रिकॉर्ड किया, तो दोनों कंडीशन जो 18(1) में थी वो पूरी हो गई ना। अब 18(1) की कंडीशन पूरी हो गई, जब ट्रायल को आगे चलाया तो इस स्टेज पर आकर पता चला कि जो टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन है वो नहीं है, लेकिन फिर भी कोर्ट ने प्रोसीड किया और अपना फैसला सुना दिया। अब इस फैसले के अगेंस्ट अपील में पार्टी गई हुई है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सिर्फ इंसेप्शन पे कंसर्न है कि टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन की अनसर्टिनिटी है या नहीं है। अगर इस स्टेज पर जाकर टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन मान लो नहीं भी मिलती है, भाई इस दौरान कोर्ट को लग रहा था कि नहीं है, मतलब है मेरी टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन, अनसर्टिनिटी है, लेकिन यहां पर आकर बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं नहीं जनाब, अब क्लियर हो चुका है कि मेरी टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन नहीं थी, और फिर भी कोर्ट प्रोसीड कर देता है और अपना फैसला सुना देता है। पार्टी अपील में चली गई, तो क्या अब इसको सेट असाइड किया जाएगा? ये मैं आपको पहले भी बता चुका था, इसको सेट असाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसमें किसी भी तरीके की कोई भी वॉइडनेस नहीं आएगी। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसको देखते हैं। अब देखो क्या हुआ, अनसर्टेनिटी थी, रिकॉर्ड नहीं किया, और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन बाद में नहीं मिली। इसको वही ऐसे ही देखते हैं। ऑब्जेक्शन हुआ, अनसर्टेनिटी थी लेकिन रिकॉर्ड नहीं की। यहाँ पे इन्होंने रिकॉर्ड जो करना था 18(1) की रिक्वायरमेंट में, वो रिकॉर्ड नहीं किया। चलते रहे आगे, ट्रायल चलाते रहे। यहाँ पे जाके क्लियर हो गया कि जी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कंटिन्यू रखा और यहाँ पर अपना फैसला सुना दिया, इसके अगेंस्ट अपील में गए, ठीक है। तो क्या यहाँ पर ये सेट असाइड किया जा सकता है? अब आता है पिक्चर में 18(2). 18(2) ये कहता है भाई दो चीज चेक करो। पहली चीज ये चेक करो कि क्या अनसर्टेनिटी थी, तो ये कह रहा है अनसर्टेनिटी तो थी। अगर अनसर्टेनिटी थी देन देयर इज नो प्रॉब्लम, तो सेट असाइड नहीं होगा, ठीक है। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। देखो ये लास्ट एग्जांपल है, इससे मुझे लगता है सब क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या हुआ कि देखो यहाँ पर ना ऑब्जेक्शन लगा, अनसर्टेनिटी नहीं थी, क्लियरिटी थी, लेकिन फिर भी उसने प्रोसीड कर दिया, ठीक है। अनसर्टेनिटी नहीं थी, क्लैरिटी थी, फिर भी उसने प्रोसीड कर दिया और रिकॉर्ड भी नहीं किया, ठीक है। और टेरिटोरियल, क्योंकि अनसर्टेनिटी थी नहीं थी, इसका मतलब टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं थी, और बाद में आके फैसला आ गया। अब इसके अगेंस्ट अपील में गए हैं। विल इट बी सेट असाइड? द आंसर इज इट विल नॉट बी सेट असाइड स्ट्रेट अवे। सीधा इसको सेट असाइड कर देंगे ऐसा नहीं होगा। हम ये देखेंगे, ठीक है बेशक अनसर्टेनिटी नहीं थी, लेकिन क्या कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है? अगर कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है तभी हम इसको सेट असाइड करेंगे। मैंने आपको बोला था 18(2) में कि आपको दो टेस्ट पूरे करने पड़ेंगे। देखिए आई विल शो यू। सेट असाइड करने के लिए दो टेस्ट पूरे करने पड़ेंगे। पहला टेस्ट क्या था कि अनसर्टेनिटी नहीं थी, ठीक है, और दूसरा उस टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के ना होने के कारण कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, ठीक है। तो इस वाले एग्जाम्पल में, जो हम ये वाला एग्जाम्पल देख रहे थे, इसमें मान लिया कि अनसर्टेनिटी नहीं थी, ठीक है, पहला टेस्ट हो गया पास। लेकिन सिर्फ ये पास करने से हम उसको सेट असाइड नहीं कर देंगे, हम ये भी देखेंगे कि कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है नहीं हुआ। अगर कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है देन इट विल नॉट बी सेट असाइड। बेशक अनसर्टेनिटी ना होने के बाद भी उसने ट्रायल कर दिया। कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। अगर कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं है तो सूट या डिक्री जो आई है सूट में, सॉरी, वो सेट असाइड नहीं की जाएगी। जब ये दोनों पॉइंट प्रूव हो जाएंगे कि हाँ भैया अनसर्टेनिटी भी थी और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ना होने के बावजूद ट्राई करने के बाद पार्टी के साथ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस भी हुआ है, जब ये दोनों कंडीशन मैच कर जाएंगी तब उस सूट को सेट असाइड कर दिया जाएगा।
आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं आज की लास्ट प्रोविजन सेक्शन 19 पे। वो हम सीधा बेरेक्ट से ही करेंगे, उसमें कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है, बहुत सिंपल सा है। ये 2 बारों में बात कर रहा है, सूट फॉर कंपनसेशन ऑफ रॉन्ग्स टू पर्सन और टू मूवेबल्स। ठीक है, वेयर अ सूट इज फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू पर्सन। रॉन्ग डन टू पर्सन क्या होता है भैया? मान लीजिए किसी ने डिफेमेशन कर दिया जो कि सिविल रॉन्ग है, या असॉल्ट कर दिया। असॉल्ट क्रिमिनल रॉन्ग भी है और सिविल भी है। क्रिमिनल के लिए आप जाएंगे CRPC में, IPC में, और सिविल के लिए CPC विल अप्लाई, और यहाँ पर आप जुरिस्डिक्शन देखेंगे। ठीक है, तो रॉन्ग टू पर्सन समझ में आ गया क्या है? कि डिफेमेशन कर दिया, असॉल्ट कर दिया, बैटरी कर दी, तो ये सब रॉन्ग टू पर्सन हो गए। या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कुछ रॉन्ग कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में सूट कहां डाला जाएगा? If the wrong was done within the local limits of the jurisdiction of one court and the defendant, देखिए इसको मार्क कर लीजिए, defendant resides or carries on business or personally works for gain within the local limits of the jurisdiction of another court, the suit may be instituted at the option of the plaintiff in, अच्छा wrong done, ये cause of action आ गया। मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, मुझसे मिस हो गया। यस, देखो ये हमें ना 2 ऑप्शन दे रहा है। एक तो कह रहा है जहाँ पे डिफेंडेंट रेजाइड करता हो, या कैरी ऑन बिजनेस करता हो, या पर्सनली वर्क्स फॉर गेन करता हो। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन जहाँ पर रॉन्ग किया गया है, भाई जहाँ पर आपने डिफेमेशन किया, जहाँ पर आपने असॉल्ट किया, कुल मिला के जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज कर रहे हैं। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने की है, अभी तक जब भी हम रेजिडेंस की बात कर रहे थे, तो रेजिडेंस में हम साथ में कह रहे थे एक्चुअली एंड वॉलंटरली रेजाइड्स, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रेजाइड्स है। तो दिस इज द डिफरेंस दैट यू हैव टू नोट। जब भी आप सेक्शन 19 के बारे में बात करेंगे, सेक्शन 19 अपने आंसर्स में लिखेंगे, तो आपको फ्लो में एक्चुअली एंड वॉलंटरली रेजाइड नहीं लिखना है, इट इज ओनली रेजाइड्स, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये देखिए, ये सिंपल सी बात बोल रहा है भाई कि अगर रॉन्ग हुआ है किसके साथ? पर्सन के साथ या मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, तो जब आप कंपनसेशन के लिए सूट डालेंगे तो कहां पर डालेंगे? आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, मतलब कि जहां पर रॉन्ग आपके साथ किया गया, और दूसरा ऑप्शन आप डिफेंडेंट की जगह पे डाल सकते हैं। डिफेंडेंट की कौन कौन सी जगह हो गई? जहां पे डिफेंडेंट रिजाइड करता हो, जहां पर वो कैरीज ऑन बिजनेस करता हो, और जहां पर वो पर्सनली वर्क्स फॉर गेन करता हो। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। ये जो इसके इलस्ट्रेशंस हैं ये आप देख लीजिए, ये काफ़ी बार प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। देखिए, ए इज़ रिजाइडिंग इन दिल्ली, ए जो है वो दिल्ली में रहता है, वो बी को पीटते हैं कलकत्ता में, तो अब बी कहाँ पे डालेगा? देखो, ए ने बी को पीट दिया, असॉल्ट कर दिया, पीट दिया। अब बी इसके लिए कंपनसेशन के लिए केस डालना चाहता है, तो पीटा कहाँ पर है? कलकत्ता में, और ए रहता कहाँ पर है? दिल्ली में। तो ये वाला फंडा लगाएंगे तो क्या आंसर आ गया अपना? कहाँ सूट डाला जा सकता है? जहाँ पर रॉन्ग हुआ है, दैट इज जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, कहाँ पर हुआ है? कलकत्ता में। या फिर जहाँ पर डिफेंडेंट रिजाइड करता हो, कहाँ पर रिजाइड करता है? दिल्ली में। तो ये सूट या तो दिल्ली में डाला जा सकता है या कलकत्ता में डाला जा सकता है, वो बी की मर्जी है जिसकी पिटाई हुई है। भाई जहाँ पर तेरे को कंफर्टेबल लगे वहाँ पर तो अपना सूट डाल ले। ठीक है, दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए इज रिजाइडिंग इन दिल्ली, publishes in Calcutta statement defamatory of B. Again very simple. A जो है वो B के बारे में कुछ defamatory statement publish करता है। Publishing कहाँ हो रही है? कलकत्ता में। तो ये publishing जहाँ हो रही है वो क्या हो गया? जहाँ पर wrong commit हुआ है, जो कि अपना cause of action हो गया। तो cause of action कहाँ पर हो रहा है? कलकत्ता में। और A कहाँ रह रहा है? दिल्ली में। तो मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पर cause of action हो रहा है वहाँ पे डलेगा, या फिर जहाँ पर डिफेंडेंट रेजाइड कर रहा है। तो ये भी कलकत्ता में भी डल सकता है और दिल्ली में भी डल सकता है। विद दिस आई एंड दिस एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।